मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के डे नंबर 11 से लेके डे नंबर 12 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। नस्ट यूनिवर्सिटी के 23 जून तक के पेपर्स को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया था। 23 जून तक के तमाम नस्ट के पेपर्स बेटा ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। 23 जून से लेके 26 जून के दरमियान यानी कि आज के दिन तक मेरे पास काफी सारे बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को क्वेश्चंस को शेयर किया। तो इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर मैं आज ही डिजाइन करवा रहा हूं जिसके अंदर आज के दिन के अंदर 30 जून से लेके 26 जून के दरमियान यानी कि तकरीबन 24 जून 25 जून 26 जून के बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चंस को भेजा हुआ है। तो भाई इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे होंगे। यानी कि 23 जून से लेके 26 जून के दरमियान नर्स का जो पेपर हुआ उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अंदर मैथ्स के पोर्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए और इसके अलावा फिजिक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए, इसके अलावा इंग्लिश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, इन सबको बैठ के सॉल्व करेंगे। देखो ये चीज ध्यान में रखिएगा, नस्ट का सॉफ्टवेयर बैंक बहुत बड़ा है। नस्ट के अंदर मैंने बड़ी मेहनत करी, नेट 1 में भी, नेट 2 में भी, नेट 3 के अंदर भी और अब फाइनली नेट 4 के अंदर भी साथ साथ तमाम पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि मैं जितना भी बिजी हूं मैं अपनी टीम से बोल के सॉल्व करवाऊं ताकि आप लोगों के पास उसके लेक्चर्स आ सकें, आप लोगों के पास उसकी वर्किंग हो सके। तो खुदारा आपने लेक्चर्स को बहुत तरीके से लेना है और आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को करके जाना है। नेट 4 के जितने पेपर सॉल्व करवाए डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो भाई आपने इन तमाम लेक्चर्स को लेना है और जब अपना नेट का जाके आप एग्जाम दें तो एग्जाम देने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को शेयर जरूर करना है ताकि आने वाले बच्चों के लिए सदका जारिया बन सके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर बिजनेस मैथ्स की मैराथन मैंने ऑलरेडी डिजाइन करवा दी थी। वो तमाम बच्चे जो एनबीएस में अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मैराथन मैंने ऑलरेडी कवर अप करवा चुका हूं। इसके अलावा इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी नस्ट यूनिवर्सिटी जहां पे आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भाई मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इंग्लिश में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरी कोशिश है उन तमाम के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। तो ये लेक्चर 23 जून से लेकर 26 जून के दरमियान जितने क्वेश्चन आए हैं उनके एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है अभी लेट हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे पार्ट को इंशाल्लाह ताला कल अपलोड कर रहा हूँ जहां पे हम लोग मजीद क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे। तो दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपने खुद भी लेक्चर लेना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं वीडियो के ऊपर। पिक आउट की हैं, तो अब हम उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो कोशिश करके अपनी बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकूं और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स इन द यूनिवर्सिटीज़। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखिए पहले सवाल के अंदर मुझे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 18, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ज़रा आप लोगों को पहले थोड़ा सा एक समझा देता हूं, फिर इसके लिए मैं आपको एक अदर ट्रिक भी बताता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि ये मेरे पास एक अदद स्क्वायर है और ये मेरे पास आ रहा है मेरे स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, तो मैं अगर डायगोनल क्वाइज बोलूँगा तो मेरे पास सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं इसमें डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्यारे बच्चों जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दी 2s स्क्वायर। यानी दोबारा अगर मैं यहाँ पे रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √2 इंटू एस। यानी अगर मैं √2 को जो है एस से अपनी साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते हैं, ऊपर का काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया मुझे बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है 18। एरिया अगर मुझे 18 दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेसिकली साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि साइड स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है 18। अगर मैं साइड स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 18, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब हम लोग यहाँ पे रूट बोथ साइड्स ले लेंगे तो आंसर आएगा +-6। लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +6 इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQ नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इस सवाल में बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि n जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहे होके अप टिल 30 तक जा रहा है। ठीक है, और आगे भी n ही लिखा हुआ है। मुझे बेसिकली यहाँ पे सम निकालना है। बच्चों याद रखिएगा कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, मेरे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालने का, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स निकालने का मेरे पास ये फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहे हैं 3 से। तो यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं अपने नंबर्स 1 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है,
तो इसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि मैं शुरू के जो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, मेरे पास, मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों आपसे कि मेरे पास जो शुरू के 2 नंबर्स हैं मैं उनके सम को माइनस कर सकता हूँ। यानी मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नंबर 3 से, लेकिन मैंने 1 till 30 ले लिया, तो 1 और 2 दो नंबर्स ऐसे हैं जो मेरे पास डायरेक्टली आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक का सम हम माइनस कर देंगे। या फिर ये भी तरीका है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हम डायरेक्टली इसका सम निकालते हैं और इसके सम में से 2 टर्म्स का जो सम है, यानी 1 + 2 3, हम इसके फाइनल आंसर में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 × 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ बचा 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 × 31। 15 को जब हम लोग 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं ज़रा क्या आ जाएगा। वो मेरा आंसर आ जाएगा 465। अब इसके अंदर से मैं अगर 3 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर बचता है 462, विच इज़ अ फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज फॉर। बच्चों याद रखिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के लिए लाजमी इस्तेमाल होता है। सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली हम ये लेते हैं कि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो बी इज नॉट द ऑप्शन, सी में भी नन ऑफ दीज दिया हुआ विच इज अगेन नॉट ऑप्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर जो दिए हुए ऑप्शन है उनमें से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रेशो इफ द रेशो एंड द पॉइंट वाज गिवन। यानी मुझे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है x1, y1, कोई भी एक पर्टिकुलरली पॉइंट है हमारे पास x1, y1, वो यकीनन एक लाइन के सेगमेंट को जो है वो डिवाइड कर रहा है, और वो जब लाइन के सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड कर रहे हैं द रेशो 1:2। तो मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द डिवीजन। प्यारे बच्चों जब भी हमें डिवीजन के बारे में इंडिकेशन ना दी जाए तो हम आंखें बंद करके ये कहेंगे कि दिस इज एन इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन के लिए मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हो जाएगा m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। इसी तरह y = m1y2 + m2y1 होल डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये आ गया मेरे पास इसका फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन, जहाँ पे x1 और y1 और x2 y2 मेरे पास लाइन सेगमेंट के 2 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं। m1 m2 मेरा डिवीजन रेशियो है और x और y जो है वो मेरा वो पॉइंट है जो मेरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, द रेशियो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब इस सवाल में देखिए हमें कह रहे हैं कि a = 1, यानी a की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है बच्चों वो मुझे दी हुई है 1, और अल्फा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। मज़े की बात बीटा भी मुझे यहाँ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, अल्फा भी 30 डिग्री और बीटा भी 30 डिग्री, और मुझसे b मांगा जा रहा है। यहाँ पे तो बहुत सीधा सीधा सा असूल है, देखें a दिया हुआ है तो उसके रिस्पेक्टिव अल्फा मौजूद है, b मांगा हुआ है तो उसके रिस्पेक्टिव बीटा है, तो हम यहाँ पे साइन लॉ इस्तेमाल करेंगे विच इज a/sin अल्फा = b/sin बीटा। देखिए अल्फा और बीटा बराबर है तो डेफिनेटली साइन अल्फा और साइन बीटा एक सेम एंगल के ऊपर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो रहा है तो वो भी बराबर होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब है a और b बराबर, अगर a 1 तो b भी डेफिनेटली 1 होगा, यानी b = 1 इज द राइट पॉसिबल आंसर। अच्छा अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एरिया 60 दिया हुआ है, साइड ए की लेंथ मुझे 12 दी हुई है, बी 20 दिया हुआ और कह रहे हैं एंगल सी मालूम करें। देखिए इसके लिए हमारे पास बेसिकली एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 AB × sin C। देखिए एरिया बेसिकली मुझे दिया हुआ है 60 = 1/2, उसके बाद A मुझे दिया हुआ है 12 और B मुझे दिया हुआ है 20, आगे आ रहा है sin C। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 × 2 2 3 × 6, अब 2 1 × 2 2 6 × 12, अब इसी तरह 3 1 × 3 3 2 × 6, ये 2 उधर चला जाएगा। तो फाइनली मेरा sin C क्या बन गया, sin C बन गया मेरा 1/2। अब अगर मुझे C चाहिए तो मैं ले लूँगा sin इनवर्स ऑफ 1/2,
प्यारे बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मेरा आता है 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी जो है मेरा वो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइसेस आर थ्रोन दैट देयर सम इज 6। कह रहे हैं कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम लोग 2 डाइसेस को थ्रो करें तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर हम लोग 2 डाइसेस को थ्रो करें तो डाइसेस के जो फेसेस हैं उन दोनों नंबर्स का सम 6 के बराबर हो। देखिए सम 6 कब आएगा पहले तो वो देख लेते हैं। या तो डाइस की वैल्यू हो जाए 1,5 या हो जाए 5,1 या हो जाए 4,2 या हो जाए 2,4 या फिर हो जाए 3,3। इसका मतलब ये हुआ कि फेवरेबल आउटकम्स तो आ गए 3। 2 डाइसेस हैं तो एक में होते हैं 6 फेसेस, तो 6/6 दैट मेक्स इट 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम है वो आ रहे हैं 5 और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं वो 36, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। यानी ए इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। मुझसे सवाल में कह रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री। देखिए अगर तो 2 एंगल्स का सम θ1 प्लस θ2, 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक एंगल दिया हुआ है 15, हम इसको θ1 θ2 समझ लेते हैं, तो अगर उसको वहां ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री तो ये हो जाएगा 165 डिग्री। यानी 15 डिग्री का दूसरा सप्लीमेंट एंगल होता है 165 डिग्री, जिसमें 15 को ऐड करेंगे तो सम 180 डिग्री आ जाएगा। यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन। देखिए यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि 2 sin x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। √3 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 sin x इक्वल्स टू √3। तो फाइनली 2 को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा sin x इक्वल्स टू √3/2। साइन जो है √3/2 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। नहीं x इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2 दैट इज x इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में लिखें प्यारे बच्चों तो मेरे पास इसका अगर हम लोग रेडियन इक्विवेलेंट बना लेते हैं तो वो आता है π/3 रेडियंस। ठीक है, अब अगर इसके पीरियड के मुताबिक हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन या फिर π/3 प्लस 2nπ रेडियन। ठीक है जी, तो π/3 बिल्कुल वैलिड आंसर है। लेकिन अगर मैं इसी एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर दूं तो वो बनता है 120 डिग्री। अगर मैं इसको अब रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दूं प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचता है 2π/3, यानी 2π/3 प्लस 2nπ रेडियन। ये वाला आंसर भी मेरा बिल्कुल वैलिड आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2π/3 भी बिल्कुल ठीक है और π/3 भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ नन ऑफ दीज की जगह जो है वो बोथ बी एंड सी होना चाहिए था। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम फिलहाल दोनों को ही कंसिडर कर लेते हैं। अगर दोनों आए तो आप π/3 के ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो जा सकते हैं। अगले सवाल को अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे कह रहा है कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। मुझे बेसिकली नंबर क्या दिया हुआ है बच्चों, 1/2 - 3 आयोटा। हम लोग जो है वो इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 + 3 आयोटा से डिवाइड। ऊपर बचा 2 + 3 आयोटा, नीचे बचा मेरे पास a + b और a - b के होल स्क्वायर, यानी a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये फाइनली मेरे पास हो जाएगा बच्चों 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2² दैट मेक्स इट 4 माइनस 3² 9 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर बचा मेरे पास 2 + 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 + 9 दैट मेक्स इट 13। फाइनली मेरा आंसर आ गया 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। मुझसे इमेजिनरी पार्ट मांग रहे हैं तो उसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/13 + 3/13 विद आयोटा। So 3/13 is actually the imaginary part of this question. अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि find the real part of sin 2π plus iota cos 2π। देखिए sin 2π होता है 0, cos 2π होता है 1। ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचा आयोटा इंटू 1, आयोटा ही आयोटा रेज टू द पावर 6। अब देखिए आयोटा स्क्वायर पे पावर 3 हम कर सकते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर होता है -1 पे ऑड पावर, आंसर -1 आएगा। इन इसका मतलब ये हुआ कि इसका
रियल पार्ट -1 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट तो 0 बन रहा है। अगले सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं। देखिए इक्वेशन डिजाइन करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन 2x, आगे आ रहा है प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अगर अल्फा बीटा मेरे रूट हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास ऑप्शन बी इज एक्चुअली द राइट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को अब हम जरा देख लेते हैं एक दफा। देखिए यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि अल्फा विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मॉडुलस, ये बेसिकली मुझे एक हम ये कह सकते हैं कि या तो मैग्नीट्यूड कह लें या फिर मॉडुलस कह लें। यानी यकीनन मेरे पास कोई एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है ये, लेट्स कॉल दैट वी, अल्फा विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इस वेक्टर का जो मॉडुलस है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड है, वो बेसिकली 1 के बराबर है। तो मैं ज़रा अगर यहाँ पे इसका मॉडुलस लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास आई जे के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसका स्क्वायर आ जाएगा। जे और के का कोफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइनली ये मेरे पास बनेगा प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 1। रूट अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 1। 2 वहाँ ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 और अल्फा मेरा आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अल्फा जो है इट एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इट एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट में इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अल्फा की जो है वो रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नन अदर देन हम डी टिक लगाएंगे विच इज नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रियल सॉल्यूशन और द रियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अल्फा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बेसिकली कह रहे हैं कि कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालिए। प्यारे बच्चों कॉसेक इनवर्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अगर कॉसेक इनवर्स f ऑफ x अगर मैं अपना फंक्शन कंसिडर करूं, इसके ऊपर अगर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे -1 होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ द फंक्शन देन अंडर रूट f of x यानी मेरा फंक्शन विद होल स्क्वायर माइनस का 1। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। यानी अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ अपने फंक्शन यानी जो x दिया हुआ है उसके मुताबिक लिखूं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x इंटू मॉडुलस ऑफ x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे कंडीशन है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन मॉडुलस ऑफ x इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। अगले सवाल में देख लेते हैं, मुझे कह रहे हैं कि कॉट अंडर रूट एक्स निकालें। देखिए सबसे पहली बात, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस कॉसेक स्क्वायर और थीटा यानी एंगल है अंडर रूट एक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन लेंगे यानी अंडर रूट एक्स यानी एक्स रेज टू द पावर 1/2। सबसे पहले आ जाएगा पावर, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, इसको नीचे ले आएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो फाइनली मेरा इसका आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद मुझे यहाँ पे कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स का भी मुझसे जो है वो डेरिवेटिव मांग रहा है। इसको जरा मैं अलग से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मुझसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है बच्चों, मुझसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स का जरा आप डेरिवेटिव निकालें। देखिए सबसे पहली बात, कॉट इनवर्स अगर मैं एक्स ले लूँ, कॉट इनवर्स एक्स ले लूँ तो मैं अगर इसके ऊपर डेरिवेटिव अपना अप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे बनता है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का होल स्क्वायर यानी फंक्शन x दिया हुआ है।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना ले लूँ अंडर रूट एक्स तो मेरा ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का होल स्क्वायर, फंक्शन अंडर रूट एक्स है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचा अंडर रूट एक्स और अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन लगाएंगे तो वो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स विच इज द फाइनल आंसर फॉर टेकिंग आउट द डेरिवेटिव ऑन कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स। अगले सवाल को देख लेते हैं बच्चों। इस सवाल में मुझसे कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r डॉट a रेज टू द पावर n माइनस r डॉट b रेज टू द पावर r। मेरी रिक्वायर्ड टर्म है nth टर्म, तो r हमेशा रिक्वायर्ड टर्म -1 होता है, रिक्वायर्ड टर्म nth है, n-1 इज एक्चुअली द r और n की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी हुई है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख सकता हूँ 5 कॉम्बिनेशन r यानी 5 कॉम्बिनेशन n-1 मल्टीप्लाई या डॉट a रेज टू द पावर 5 माइनस n-1 डॉट b रेज टू द पावर r यानी b रेज टू द पावर n-1 यानी फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन n-1 डॉट a रेज टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस n डॉट b रेज टू द पावर n-1। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा आगे मुझसे जो है वो कह रहे हैं कि ये जो मैक्लॉरेन सीरीज आपको दी हुई है ये किस फंक्शन की है। 4 ऑप्शंस दिए में कॉस, साइन, ई रेज टू द पावर x, ई रेज टू द पावर नेगेटिव x। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि आपको कॉस और साइन और ई रेज टू द पावर x और नेगेटिव x और टेंजेंट x कम से कम इन 4-5 फंक्शंस की मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली एक तरह का ये कुछ हम ये कह सकते हैं कि रट्टा स्टाइल क्वेश्चन है। ज़रा मैं आपको इसकी मैक्लॉरेन सीरीज लिख के दिखाता हूँ। cos x की मैक्लॉरेन सीरीज बेसिकली हमारे पास होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये cos x तो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं sin x की मैक्लॉरेन सीरीज आपके सामने लिखूं तो वो होती है x माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये sin x भी नहीं हो सकता। e रेज टू द पावर x की अगर मैं आपके सामने प्यारे बच्चों में मैक्लॉरेन सीरीज लिखूं तो वो मेरे पास होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का x क्यूब अपॉन का 3 फैक्टोरियल एंड अप टिल सो ऑन। तो ये e रेज टू द पावर x भी नहीं है। e रेज टू द पावर नेगेटिव x की मेरे पास मैक्लॉरेन सीरीज होती है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी साइन ऑल्टरनेटिव हो जाते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ e रेज टू द पावर नेगेटिव x यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। मुझसे डेरिवेटिव लगाने को कह रहे हैं cx प्लस डी रेज टू द पावर n पे, तो हम डेरिवेटिव लगा देंगे पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑन सी एक्स प्लस डी। दोनों एडिशन फॉर्मेट में तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लेगा। तो हमने लिखा पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, ठीक है, पावर फिर हमने क्या लिखा फंक्शन की पावर में से 1 माइनस एंड अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन। सी एज अ कोफिशिएंट बिहेव करेगा x के रिस्पेक्टिव x का डेरिवेटिव 1 यानी खाली सी डी कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव 0। तो ये बचेगा मेरा आंसर। बच्चों अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाइड ऑन cos x डिवाइडेड बाय x। देखिए जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन 0। देखिए ऊपर तो आ गया 1 लेकिन नीचे आ गया 0 विच इज एक्चुअली इनडेफिनिट वैल्यू यानी अनडिफाइंड वैल्यू है। तो डेफिनेटली इसका फिर हमें आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा बच्चों अगला सवाल बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड्स अब तक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स वाज गिवन यानी कुछ कॉनिक्स की इक्वेशन जो है वो बेसिकली दी जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशंस नहीं दी गई है तो हम खुद से ही जरा कुछ कॉनिक्स की इक्वेशन जो है वो ले लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहली इक्वेशन जो मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 वो मैंने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगली इक्वेशन मैंने ले ली आपके सामने एक्स स्क्वायर
अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन मैंने आपके सामने ले ली, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। फोर्थ इक्वेशन मैंने आपके सामने ले ली, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। सवाल में देखिए यही कहा गया था कि इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स वाज गिवन, ठीक है। कह रहे कि कुछ कॉनिक्स की इक्वेशन दी गई थी और बताइए कि वो जो इक्वेशन दी गई हैं उनमें से कौन सी इक्वेशन सर्कल की है या हाइपरबोला या पैराबोला या इलिप्स की है। यकीनन 2, 3 या 4 कोई इक्वेशंस दी गई होंगी और पूछा गया होगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन सी इक्वेशन पैराबोला को, ये कौन सी इक्वेशन हाइपरबोला को, ये कौन सी इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट आउट कर रही है। तो आप इक्वेशन उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आपको बच्चों इक्वेशन निकालने की पहचान न बताई जाए। अब मैं जरा आपको कुछ कंडीशंस बताता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द इक्वेशंस, ठीक है। यानी मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, क्या कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉनिक इक्वेशंस। कॉनिक इक्वेशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले देखें, मैं आपको जरा सर्कल के लिए कुछ कंडीशंस बताता हूं। देयर आर एक्चुअली 3 कंडीशंस फॉर द सर्कल। नंबर 1, पहली कंडीशन सर्कल की ये कहती है कि इसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स मौजूद होंगे, ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स पे जो है वो स्क्वायरिंग होगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कहती है, किसी भी इक्वेशन को देखकर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये किस कॉनिक की इक्वेशन को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। तो सर्कल के लिए 3 कंडीशंस हैं, वो ये है कि 2 वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्वायर मौजूद होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंड कंडीशन ये है कि मेरे पास जो 2 वेरिएबल्स होंगे उन दोनों वेरिएबल्स के साइन बिल्कुल सेम होंगे। मेरे पास जो 2 वेरिएबल्स मौजूद होंगे उन दोनों वेरिएबल्स के साइन मेरे पास बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन मेरे पास कहती है कि दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम होंगे। अब यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक पे स्क्वायर है, तो ये तो सर्कल नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं जरा। अब कोफिशिएंट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डिनोमिनेटर में 1 1 है तो कोफिशिएंट 1 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट 9 बनेगा। तो सेकंड कंडीशन तो यहाँ पे वैलिड नहीं है ना, यहाँ पे वैलिड है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स, दोनों पे स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट सेम और दोनों का साइन भी बिल्कुल सेम। इसी तरह से अब मैं आपको 2 कंडीशंस बताता हूं फॉर एलिप्स। एलिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशन क्या कहती हैं कि एलिप्स के अंदर भी 2 वेरिएबल्स मौजूद होंगे और दोनों स्क्वायर वाले मौजूद होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी हमारी यही होती है कि एलिप्स के अंदर जो 2 वेरिएबल्स होंगे उन दोनों वेरिएबल्स के साइन बिल्कुल सेम है, यानी अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यानी दोनों कंडीशंस बिल्कुल सर्कल की सेम वाली हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर अगर ये दोनों कंडीशन सर्कल वाली मीट हो रही हैं तो वो कौन सी कंडीशन है जिसकी बुनियाद पे हम लोग सर्कल और एलिप्स को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरे बच्चों एलिप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जो थर्ड कंडीशन है कंपैरेटिवली टू द सर्कल वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसे सर्कल के अंदर हमने कहा था कि कोफिशिएंट शुड बी सेम, यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एलिप्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे प्यारे बच्चों वो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे आप देखें दोनों पे वेरिएबल स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों पे स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन सेम, यहाँ पे साइन डिफरेंट, तो ये एलिप्स तो नहीं हो सकता। यहाँ पे साइन भी सेम और कोफिशिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट, सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। थर्ड, अब हम जरा हाइपरबोला को चेक कर लेते हैं। हाइपरबोला के लिए भी हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो बिल्कुल यही है कि 2 वेरिएबल्स और दोनों पे स्क्वायर मौजूद होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे चेंज हो जाती है। हाइपरबोला में बेसिकली साइन हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, साइन हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि थर्ड कंडीशन बिल्कुल वही है जो एलिप्स की होती है। सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग पैराबोला की कंडीशंस को देखें तो प्यारे बच्चों पैराबोला के अंदर कंडीशन ये है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स तो मौजूद होंगे, लेकिन एक वेरिएबल स्क्वायरिंग वाला होगा और एक आपका लीनियर वेरिएबल होगा। दूसरी बात, जो भी वेरिएबल आपका लीनियर वाला वेरिएबल होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली वही आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला भी होगा।
तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं लेकिन एक पे स्क्वायर एक लीनियर फॉर्म में, सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट दी इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको दो बड़े मजे की बातें बताता चलूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें बेसिकली बहुत सारी कॉनिक की इक्वेशंस दे दी जाती हैं और कहता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इक्वेशन कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट आउट कर रही है। तो मैंने आपको जो है वो चारों कॉनिक्स की इक्वेशन की पहचान बता दी है। यहाँ पे मैंने इस सवाल के अंदर आपको चारों कॉनिक्स की, ठीक है, चारों कॉनिक्स की इक्वेशन की जो मैं पहचान बता दी है। नहीं, अब आप ये बात जान सकते हैं, ये बात आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट आउट कर रही है। अगर मैं इनकी एक और सवाल भी आता है, इनको इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी और फिर इनको इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी आइडेंटिफाई करना होता है, तो मैं फिलहाल आपको इसेंट्रिसिटी के हवाले से अभी बता देता हूँ, बाकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का जब सवाल आएगा हम तब देखेंगे। सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी होती है प्यारे बच्चों वो जीरो होती है, बिकॉज दिस इज द क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिसमें हम सेंटर से लेके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लें वो बराबर होता है और वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। यही वजह है कि मेरे पास सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन यूँ किया जाता है कि locus of a point whose distance is fixed from the fixed point and that fixed point is actually known as the center of the circle। इसी तरह जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है प्यारे बच्चों वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। इसी तरह हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है, लेकिन जो मेरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी बेसिकली √2 को रिप्रेजेंट करती है। और पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से लेके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है, बराबर होता है। तो इसेंट्रिसिटी बेसिकली इन दोनों डिस्टेंसेस के रेशो को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो सेम रेशो अगर हो तो कंपैरिजन करते हुए दोनों फिजिकल पैरामीटर्स कट जाते हैं और आंसर 1 आता है कि दिस इज अ मेजर रीजन दैट पैराबोला हैज द इसेंट्रिसिटी ऑफ 1। थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन भी अब हम लोग जरा देख लेते हैं। फिजिक्स के पोर्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उन पे जरा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल में मुझे कह रहा है कि फाइंड दी डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज फोर्स, मैं यहाँ पे फोर्स के लिए एक आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ दैट Q इक्वल्स टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इसको एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा QVB साइन थीटा। और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फोर्स की F इक्वल्स टू QVB। मुझे डायमेंशन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, तो B को सब्जेक्ट बना देंगे, Q और V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे F तो फोर्स को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है, Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है और V यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है या वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग जरा जो है वो इंडिविजुअली फोर्स की डायमेंशन निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू m। देखिए यहाँ पे तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा m और a मेरा बेसिकली बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसका यूनिट देखूँ यानी ms-2, तो मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी जगह आ गया L, सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी जगह आ गया T⁻⁻²। ये आ गई मेरे पास फोर्स की डायमेंशन। Q का बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारे पास IT। I बेसिकली करंट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन I होती है, टाइम की डायमेंशन होती है T। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड या ms इनवर्स, तो बेसिकली यहाँ पे मीटर लेंथ को और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा LT इनवर्स। अब यहाँ पे अगर मैं B की वैल्यू लिखना चाहूँ, यानी मैं अब अगर यहाँ पे डायमेंशंस लिखूँ तो B इक्वल्स टू, सबसे पहले दे देंगे ऊपर F की डायमेंशन आ जाएगी विच इज mLT⁻⁻² होल डिवाइडेड बाय Q और V। देखिए Q की डायमेंशन बच्चों आ रही है IT और V की आ रही है LT इनवर्स। Q की डायमेंशन आ रही है IT और V की डायमेंशन आ रही है LT इनवर्स। देखिए सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे T से T तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं L और I को ऊपर ले जाऊं तो फाइनली मेरे पास B का यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन बनेगी वो बन जाएगी M। देखें L को भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो L भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास ये डायमेंशन बचती है MI with inverse T⁻⁻²।
This is actually representing out the dimension for the magnetic field. ठीक है जी, T से D यहीं कैंसिल, L से L भी यहाँ से कैंसिल, I ऊपर चला गया। अब इस सवाल में, अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 200 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों याद रखिएगा, एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं सेम वैल्यू के, एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो अगर तो वो सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो उनका डबल हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक रेजिस्टर है 5 तो इक्विवेलेंट हो जाएगा उसका डबल यानी 10। लेकिन इसी तरह से अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट वो हो जाएगा उसका हाफ। यानी अगर 5 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 का हाफ यानी 2.5। यहाँ पे 100 ओम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी हाफ यानी 50 ohms, which is the right answer। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते तो ये हो जाता 200 ohms। अगले सवाल को देख लेते हैं। टू वेक्टर्स वाज गिवन एंड आर दे पैरेलल, परपेंडिकुलर, बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वेक्टर्स नहीं दिए हुए, ठीक है, लेकिन मैं जरा आपको दो वेक्टर्स की कंडीशन बताता हूँ कि व्हेन दे विल बी पैरेलल एंड व्हेन दे विल बी परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेक्टर्स बेसिकली मिसिंग है, मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। टू वेक्टर्स कैन ओनली बी पैरेलल, टू वेक्टर्स कैन ओनली बी पैरेलल if and only if the ratio of their components is always same, ratio of their components is same। यानी दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होंगे जब उनके कंपोनेंट्स का जो रेशो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों दो वेक्टर्स उस वक्त परपेंडिकुलर होंगे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि दो वेक्टर्स उस वक्त परपेंडिकुलर होंगे जब उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। और थर्ड कंडीशन यानी कब वो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है, वो दोनों उस वक्त नहीं होंगे जब आपके पास इनका जो, मैं ये कह सकता हूँ कि इफ द स्केलर वेक्टर्स, इफ द वेक्टर्स आर नॉट स्केलर मल्टीपल्स एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो स्केलर मल्टीपल्स ना हो या फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर नहीं हो। इसी तरह से दो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों उस वक्त होंगे जब वो 0 वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर दो 0 वेक्टर्स हैं तो दे विल बी पैरेलल और दे विल बी परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पे आपको खुद से एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ दो वेक्टर्स की। पहला वेक्टर मुझे दिया हुआ है वेक्टर ए, ये मुझे बच्चों दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। सेकेंड वेक्टर मुझे दिया हुआ है वेक्टर बी और वो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों -i कैप + 0j कैप और +2k कैप। सबसे पहले तो अब हम जरा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। i डॉट i 1 के बराबर होता है तो डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो गया -2 +0 +8, 8 - 2 दैट मेक्स इट 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ भी होंगे परपेंडिकुलर तो नहीं है कम से कम। अब अगर मैं इनके दोनों की कंपोनेंट्स का रेशियो ले लूँ 2/-1, -2 3/0 अनडिफाइंड, 4/2 दैट इज 2। रेशियो तो बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि दे आर नॉट परपेंडिकुलर। वेक्टर 0 भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी नहीं है कि दे आर बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि दे आर नाइदर पैरेलल, these two vectors are neither parallel and nor perpendicular। ये थी दो वेक्टर्स के साथ इनकी एग्जांपल। अब हम जरा एक और बात करते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। कह रहे v is the velocity and f is the frequency then the wavelength is that। देखिए हमारे पास वेव इक्वेशन का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा v/f, लेकिन मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ v × 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है तो डायरेक्टली ये हो जाएगा लैम्डा = v × t and capital T is actually representing out the time period, so C is the right option for this question। अगले सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो टेंजेंट थीटा है वो बेसिकली बराबर है 15/8 के, ठीक है। मुझसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। देखिए सबसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली हमारा जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। यानी ये बात तो पक्की है कि अगर मैं 1 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर होता है 64। फाइनली अब हम लोग ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 64 प्लस का 225 डिवाइडेड बाय 64। फाइनली ये बनेगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अच्छा 225 के अंदर अगर मैं 64 को ऐड करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। हमने लिखा 225 प्लस का 64, तो ये हो गया 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8 और ये हो गया 2, यानी हो गया मेरे पास 289 डिवाइडेड बाय 64। अब मैंने यहाँ पे रूट अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स कर लिया तो सेक थीटा हो गया प्लस माइनस 17/8, क्योंकि 289 का जो रूट होता है वो बेसिकली 17 आता है। अब हम जरा अपनी थीटा को देख लेते हैं कि थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली हमारा टेंजेंट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो मैं सेक की नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, यानी सेक थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव 17/8। अच्छा प्यारे बच्चों, सेक थीटा जो होता है वो बेसिकली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा के, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा जो कॉस थीटा है यहाँ पे वो आ जाएगा माइनस का 8/17, विच इज एक्चुअली द राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स। प्यारे बच्चों बेसिकली टेंजेंट इनवर्स एक्स का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मुझे अंडर रूट एक्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 प्लस फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी फंक्शन है अंडर रूट एक्स इसका होल स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये फाइनली मेरे पास बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ये होता है डी बाई डी एक्स, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में खोलूं तो पावर फंक्शन की पावर से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, एक्स के रिस्पेक्टिव एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनली हम यूं लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, मैंने लिख दिया इसको 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी फाइनल मेरा आंसर बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल्स, देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल्स इन अ बैग। एक बैग के अंदर कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट मार्बल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, एक बैग के अंदर कुछ ब्लैक और कुछ व्हाइट मार्बल्स मौजूद हैं। कह रहे हैं कि 1 मार्बल इज पिक्ड, एक मार्बल उसमें से लिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल विल बी ब्लैक। यानी कह रहे हैं कि एक बॉक्स है या एक बैग है, उसके अंदर कुछ मार्बल्स मौजूद हैं और वो जो मार्बल्स हैं उनमें कुछ ब्लैक इन कलर्स हैं और कुछ वाइट इन कलर हैं। ठीक है, कह रहे कि रैंडमली एक मार्बल को जो है वो पिक किया गया है, चूज किया गया है। बताइए कि वो जो चूजन या वो जो पिक्ड मार्बल है क्या वो ब्लैक होगा। आप यकीन मानिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते अनटिल अनलेस हमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन अ बैग ना दिया जाए। ठीक है, तो जब तक टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग हमें गिवन नहीं होगा हम इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली इस सवाल में मुझे एक अदद सीक्वेंस दी गई है और कह रहा है कि फाइंड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हम निकालते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 1 दैट मेक्स इट 0.1। इसी तरह 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 देन अगेन इट मेक्स इट 0.1। इसी तरह से 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01 इट अगेन मेक्स 0.1। तो इस टर्म के अंदर हमारा जो कॉमन रेशो है वो बेसिकली आ जाएगा 0.1। अगले सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी अगर मेरे पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है और मुझे उस ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म तक का सम निकालना है तो बताइए सम का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, वो फॉर्मूला कब वैलिड है, वो फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है व्हेन r इज नॉट इक्वल्स टू 1। यानी इसका मतलब क्या है कि आइदर r इज लेस देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1, लेकिन r 1 नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसे केस में मेरे पास सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज अप टू या अप टिल nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा a.1 माइनस
r raised to the power n divided by 1 minus r. This is the formula for the sum up to the nth term of the geometric sequence. अगले सवाल पे चलते हैं. कह रहे हैं कि अगर ए बी सी डी जीपी के अंदर है तो 1/a 1/b 1/c 1/d क्या रिप्रेजेंट करेगा. देखिए पहली बात, जीपी के अंदर हमारा जो कॉमन रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम होता है. जीपी के अंदर जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम होता है. तो अगर मैं जीपी के कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल लूंगा तो याद रखिएगा बच्चों, वो हमेशा एचपी डेवलप करेगा. क्यों? क्योंकि एचपी का भी जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है, जो एचपी के भी रेसिप्रोकल्स होते हैं वो बेसिकली एपी जनरेट करवाते हैं. तो डी इज एक्चुअली द राइट पॉसिबल आंसर. इस सवाल में मुझे कह रहा है अगले में कि फाइंड एचपी बिटवीन 8 एंड 4. मुझे 8 और 4 के बीच में एचपी निकालना है. हम अज्यूम कर लेते हैं पहली टर्म एज ए एंड सेकेंड टर्म एज बी. दो टर्म्स के बीच एचपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी. प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4. फाइनली हो जाएगा मेरा 2 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12. ये हो जाएगा 4 1 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16. तो फाइनली मेरा आंसर आ गया HP between the two terms that is 16/3. इस सवाल को देख लेते हैं. सवाल में हमें बेसिकली कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट A will be alive is 7/9. यानी जो प्रोबेबिलिटी है कि A जो है वो जिंदा रहेगा वो 7/9 है एंड B is 5/7. यानी A की जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/9 है. इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. The probability that A will alive is 7/9 and the probability that B will alive is 5/7. आगे मुझसे कह रहे हैं for the next 10 years. कह रहे find the probability that one of them will be alive in next 10 years. कह रहे probability मालूम कीजिए कि इन दोनों में से, ठीक है, probability मालूम कीजिए कि इन दोनों में से one of them will be alive. कह रहे इन दोनों में से कोई एक जो alive रहेगा for the next 10 years. देखें अगर मुझे इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्यारे बच्चों तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बात कह सकता हूं कि क्यों ना हम यहाँ पर ये काम कर दें कि हम लोग इनका डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डेड यानी इनके मरने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लें. ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट A विल डाई. तो ये मेरे पास हो जाएगी 1 - 7/9. यानी फाइनली इसको डिसॉल्व किया तो ये हो गया मेरे पास 2/9. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी दैट B विल बी डाई इट इज़ 1 - 5/7. तो ये मेरे पास हो जाएगी बच्चों 7 - 5 यानी 2/7. ठीक है जी. अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल डाई. अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट ले लें तो फाइनली ये मेरे पास हो जाता है 4/63. ठीक है, अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल अलाइव. मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल अलाइव. तो 1 में से मैं इनकी टाइम प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास बचेगा 63 - 4 यानी 59/63. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल में कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली मेरे पास एक फंक्शन है 1/x और कॉसेक स्क्वायर 1/x का. सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट u इक्वल्स टू 1/x. ठीक है, तो मेरा जो है वो फंक्शन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा फंक्शन बन जाएगा सिंपल वर्ड्स में u डॉट कॉसेक स्क्वायर u. अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है. अगर हम इन पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये हो जाएगा पहली टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन. कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, माइनस कॉसेक इंटू कॉट. ठीक है जी, पहली टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन सेकेंड टर्म साइन प्लस का. अब सेकेंड टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन फर्स्ट टर्म. ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे 1 ही आ जाएगा. तो प्यारे बच्चों मैं ये अब आपके साथ कह सकता हूँ कि बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं. बेसिकली इस सवाल के अंदर मुझे एक अदद फंक्शन दिया हुआ है 1/x इंटू कॉसेक स्क्वायर 1/x. देखें सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम जरा दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के रखते हैं.
ठीक है, 1/x को मैं लिख सकता हूँ x इनवर्स। तो ये हो गया पावर, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x²। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द टर्म cos² 1/x, यानी अगर मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ cos² 1/x पे, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ cosec 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पावर, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस cosec 1/x, ठीक है, पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec इंटू कॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा आगे माइनस का cosec 1/x इंटू कॉट 1/x। तो फाइनली मेरे पास इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आंसर आ गया -2 cosec² 1/x इंटू कॉट 1/x, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बेसिकली मेरे पास दोनों का मैंने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि पहली टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन सेकेंड टर्म। हम इसमें ऑलरेडी डेरिवेटिव लगा चुके हैं और ये आंसर आ रहा है -2 cosec² 1/x इंटू कॉट 1/x, ठीक है। पहली टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन सेकेंड टर्म, साइन प्लस का, सेकेंड टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑन फर्स्ट टर्म। अब हम लोग जब यहाँ पे दोबारा फर्स्ट टर्म पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो वो आ जाएगा -1/x²। अच्छा, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में, ठीक है, क्योंकि ये जो 1/x है cosec² के साथ ये बेसिकली एंगल की रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, अब बेसिकली मुझे यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू को पुट करना है, दैट इज 2/π। देखिए मेरा फंक्शन है 1/x। अगर मैं अपने फंक्शन की बात करूं 1/x की, तो इसका मतलब है कि 1/x में जब मैं 2/π पुट करूंगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2/π, रेसिप्रोकल बन के आ जाएगा π/2, ठीक है जी, 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 1/1 भी 1 ही होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 आएगा। जबकि टेंजेंट 90 डिग्री जो होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जबकि इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 90 डिग्री 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। cosec² 1/x भी पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस का 1/x², यानी ये बचा इन शॉर्ट रेसिप्रोकल के बाद मेरे पास -π²/4, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये जो नेगेटिव है ये x पे नहीं आ रहा है, x पे स्क्वायर अलग है, x पे अलग से स्क्वायर और ये नेगेटिव अलग है, तो नेगेटिव एज इट इज आया, और 1/x जो कि π/2 था, तो 1/x² हो जाएगा π²/4, और ये बराबर है a/4 के। 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास a की वैल्यू आ गई -π²। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में मुझे कहा जा रहा है कि विच इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। याद रखिए कि वो लीनियर इक्वेशन या वो लीनियर फंक्शन, उस चीज को हम लोग लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं जिसमें, ठीक है, हम उस चीज को लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं जिसमें हमारे पास जो स्लोप का रेट होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा पहला पॉइंट दिया हुआ है 0,4, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे इन्होंने दिया हुआ है 4,6, ठीक है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज y1, तो ये हो जाएगा 6 - 4, यानी 2 and 4 - 0, दैट इज अगेन 4, तो मेरा स्लोप आ जाएगा 0.5। अब जरा इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम निकाल के देखते हैं अपना स्लोप, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास सिंपल वर्ड्स में 9 - 6 दैट इज 3 एंड 5 - 4 दैट इज 1, तो स्लोप आ गया 1। तो स्लोप का रेट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है या वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला तो टेबल लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 11 - 9 दैट इज 2 एंड 6 - 5 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। इस तरह 13 - 11 दैट इज 2 एंड 10 - 6 दैट इज 4, तो ये आगे 0.5। इसका भी स्लोप का रेट कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है डी इज द राइट ऑप्शन, यानी नन ऑफ देम इज द लीनियर फंक्शन।
अगले सवाल में कह रहे हैं कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। प्यारे बच्चों, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 डिग्री बेसिकली हमारे पास होता है 1। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इस बात पे अप्रोच करते हैं कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा आपके कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 90। प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है 90। इसी तरह साइड ए की लेंथ मुझे दी गई है 8 और बीटा की वैल्यू मुझे दी गई है 30 डिग्री। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा 1/2 AC इंटू साइन बीटा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एरिया आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है जी, 1/2। ए की जगह आ गया सिंपल वर्ड्स में 8, सी एज इट इज आ गया, और प्यारे बच्चों आगे आ गया साइन बीटा यानी साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया 90/4 इक्वल्स टू सी साइन 30 डिग्री, यानी ये होता है 0.5 या फिर 1/2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल वर्ड्स में 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, सो 90/2 मेरे पास बन जाएगा सी इक्वल्स टू 45। ठीक है जी, दोबारा हम इसको एक दफा देख लेते हैं सवाल को पूरे। ठीक है, हमें सी निकालना था, एरिया दिया हुआ था 90, ए की वैल्यू हमें इन्होंने दी हुई थी 8 और बीटा दिया हुआ था हमें 30 डिग्री। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया सिंपल वर्ड्स में 1/2 AC इंटू साइन बीटा। ठीक है, ए की जगह हमने 8 रखा तो 2 1 टाइम्स 2 तो 4 टाइम्स 8 हो गया। इसी तरह साइन 30 डिग्री हमारे पास आता है 1/2, तो ये समझ लें कि अगर हम करेंगे 2 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स 4 तो 90/2 दैट इज सी। तो फिर हमारे पास 90/2 का आंसर आ रहा है 45। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार किस्म का सवाल है, कह रहे कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है जी, 3 वर्टिसेस वर गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए अब हमें अगर ये बात प्रूव करनी है कि अगर पहली बात तो ये कि यहाँ पे फिलहाल 3 वर्टिसेस दिए हुए नहीं है, तो हम खुद से ही जरा ये बात आपको करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए जाए, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप लोगों को 3 वर्टिसेस दिए जाए और आपको प्रूव करना हो कि दिस इज आइदर अ राइट एंगल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो डेफिनेटली आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये कि आपने किसी भी 2 वर्टिसेस के बीच में जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज √x2 - x1 विद होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 विद होल स्क्वायर। आपने 2 वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर तो वो दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। और राइट एंगल के लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो ये काम कि या तो हम डिस्टेंसेस निकालें। अगर हम लोग तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं तो फिर तो हमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उसको हाइपोटेनियस बना के बाकी 2 को परपेंडिकुलर और बेस बना के पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर तो वो वैलिड होता है तो दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर वो वैलिड नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गए दोनों लेंदी मेथड। मैं आपको एक बहुत छोटा सा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शॉर्टकट किस्म का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अदर ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों की अगर आपके पास एक अदद जो है वो ट्राइंगल मौजूद है, एक अदद यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल मौजूद है जिसकी 3 जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, वो मौजूद हैं। आप क्या करें कि डिस्टेंस से ज़्यादा आसान है स्लोप निकालना, डिस्टेंस से ज़्यादा आसान स्लोप निकालना है जिसको आप क्विकली मेंटल मैथ्स के जरिए भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियो बिटवीन राइज ओवर रन। आप किसी भी 2 वर्टिसेस के बीच का स्लोप निकाल लें, ठीक है। उन दोनों स्लोप को आप परपेंडिकुलरली सॉल्व करें, नहीं मल्टीप्लाई करें। अगर तो वो परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप ज़रा
एहतियातन फॉर द सेफ साइड आप थर्ड स्लोप भी निकाल लें। अब थर्ड स्लोप का ये है कि फिर उसके साथ कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, देखकर ही पता लग जाएगा कि अगर एक स्लोप आ रहा है 2 तो दूसरा आ रहा है -1/2, देखकर ही पता लग जाएगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। और अगर तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, किसी भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो डेफिनेटली इस बात का सबूत है कि आपके पास ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, और दोनों लाइंस अगर साइड्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें जो है वो कहा जा रहा है कि एक अदद हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसकी 3 वर्टिसेस दी हुई है। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन तीनों वर्टिसेस को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, -1, -1। ठीक है, ये इसको आप डायरेक्टली फिर यूं भी लिख सकते हैं जैसे 0i -j -k। इस तरह बी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 1, 0, अल्फा। इसको हम यूं लिख सकते हैं 1i + 0j प्लस, ठीक है जी, प्लस का 0j और फिर आगे हमारे पास आ रहा है प्लस का अल्फा के। इस तरह सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं अपने पास, इससे दिया हुआ 0, 1, बीटा, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 0i + j + बीटा के। सबसे पहले तो अब मैं ज़रा ए बी निकाल देता हूँ साइड वेक्टर। ए बी का मतलब है कि बी में से ए माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 0 दैट इज 1, 0 -1, 0 -1, माइनस प्लस 0 + 1 दैट मेक्स इट 1। तो ये बचा 1 और आगे बचा अल्फा -1, तो ये हो जाएगा अल्फा + 1। इसी तरह अब हम ज़रा बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं, जिसमें से सी में से बी माइनस होगा, तो ये हो गया 0 - 1 -1, 1 - 0 दैट इज +1, और फाइनली बीटा माइनस अल्फा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर ट्राइंगल तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि सवाल में बोला हुआ भी है, तो इसका मतलब है कि दो साइड्स के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि ए बी और बी सी अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो डेफिनेटली वो 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में कहा है कि ट्राइंगल राइट एंगल है। आप जरा अल्फा और बीटा निकालें, तो मैं जरा इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो ये हो गया 1 × -1 -1 प्लस 1 × 1 1, और आगे मेरे पास आ गया अल्फा + 1 × बीटा माइनस अल्फा। प्यारे बच्चों ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो दोनों इंडिविजुअली भी 0 के बराबर। तो सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक बीटा और अल्फा दोनों बराबर है, और फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक अल्फा की वैल्यू -1 है। अगर अल्फा की वैल्यू -1 है तो डेफिनेटली बीटा की वैल्यू भी -1 ही होगी। सो दिस इज द आंसर फॉर अल्फा एंड बीटा। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) विद dx, इंटीग्रेट करना है। कह रहे अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो क्या होगा। अगर मैं सपोज कर लूं कि लेट x = 5, तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा x के रिस्पेक्टिव, तो x के रिस्पेक्टिव x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और यहाँ हो जाएगा d(5/dx), dx वहां ले जाएंगे तो फाइनली हो जाएगा dx = d(5). तो जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो फाइनली मेरी सब्सटीट्यूशन के बाद ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन f विथ 5, ठीक है जी, और dx की जगह भी आ जाएगा d5, यानी b इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल को जरा देख लेते हैं बच्चों। इस तरह का सवाल हम लोग जो है वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, मैं दोबारा करवाता हूँ, लेकिन वो थोड़ा लेंदी था क्योंकि वहाँ पे कॉसेक स्क्वायर से पहले भी 1/x था तो प्रोडक्ट रूल लग रहा था। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन 1/x का प्यारे बच्चों जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x²। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा -1/x² × 2 cosec 1/x। देखिए हमें अब x की जगह पुट करना है 2/π, तो 1/x बेसिकली हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरा फैक्टर तो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 × 2 दैट मेक्स इट 2, तो ऊपर बचा -2 और नीचे x की जगह आ जाएगा 2/π, यानी ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल वर्ड्स में 2/π का स्क्वायर दैट इज 4/π²।
अगर प्यारे बच्चों मैं इसको पलट के मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -2π² डिवाइडेड बाय 4, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया -π²/2। अच्छा जी, अगला सवाल बहुत ही खतरनाक किस्म का एक सवाल हमें दिया हुआ है, हम जरा उसको भी देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन XY प्लेन एंड द वेक्टर I + J + K, यानी मुझे कोसाइन ऑफ एंगल मालूम करना है। मुझे कोसाइन ऑफ एंगल मालूम करना है किसके दरमियान? मुझे कोसाइन ऑफ एंगल मालूम करना है बिटवीन XY प्लेन एंड द गिवन 3D वेक्टर। XY प्लेन और गिवन 3D वेक्टर के बीच में मुझे कोसाइन ऑफ एंगल चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो XY प्लेन होता है वो एक फ्लैट सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका वेक्टर डेवलप करूँ अलोंग विद द Z एक्सिस, अलोंग विद द Z एक्सिस अगर मैं इसका वेक्टर डेवलप करूँ तो वो आ जाएगा 0, 0, 1, और जो सेकेंड वेक्टर मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है I + J + K, यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखूँ तो ये बनेगा 1, 1, 1, ठीक है जी। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मुझे कोसाइन ऑफ एंगल चाहिए। देखिए इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि XY प्लेन और इस वेक्टर के बीच एंगल है फाई, तो cos फाई बेसिकली बराबर होता है साइन थीटा की। ये बड़ी ज़बरदस्त आइडेंटिटी है जिसमें हम ये बात कह सकते हैं कि फाई बेसिकली बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा के, ठीक है, जिसको अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ cos फाई निकालेंगे। cos फाई बेसिकली हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। अगर मैं इसको वेक्टर A और इसको वेक्टर B कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा A डॉट B, ठीक है। ऊपर मेरे पास आ जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। देखिए फाइनली ये बनेगा प्यारे बच्चों cos फाई इक्वल्स टू 0 × 1 0, 0 × 1 0, 1 × 1 ये हो गया 1। इस तरह नीचे मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 अंडर रूट और इसका आएगा 1 + 1 + 1 यानी √3 × 1 ये हो गया 1/√3। अच्छा जी, अब मुझे क्या काम करना है? बेसिकली मुझे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बेसिकली मेरे पास बराबर हो जाएगा 1 - cos फाई विद अंडर रूट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो फाइनली मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? वो मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट 1 - 1/√3, ठीक है जी। अच्छा इस पे होल स्क्वायर भी आएगा, होल स्क्वायर हमने यहाँ नहीं लगाया, इस पे होल स्क्वायर भी आएगा। प्यारे बच्चों फाइनली मैं इसको यूं कह देता हूं कि ये मेरे पास हो जाएगा, फाइनली ये मेरे पास बचा 1 - 1/3, ठीक है जी। अब हम अगर इसको मजीद सॉल्व कर लें तो मेरे पास ये क्या बनेगा? मेरे पास ये बनेगा 3 - 1 यानी 2/3, यानी फाइनली मेरे पास ये हो जाएगा √2/√3। अगर हम इसको रेशनलाइज करें ये मेरे पास कुछ यूं हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल मेरा फाइनल आंसर बनेगा √6/3, दैट इज द फाइनल एंगल बिटवीन देम, ठीक है जी। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि वन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, ठीक है, मुझे क्या कह रहा है? वन ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन मुझे दी हुई है 4y² माइनस का x² इक्वल्स टू 4, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4y²/4 माइनस x²/4 इक्वल्स टू 4/4 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो फाइनली बचा y² माइनस x²/4 इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों बेसिकली मुझे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालने को बोला है। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो होती है बेसिकली वो हमारे पास होती है y इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है जी, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/b इंटू x, ठीक है जी, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/b इंटू x। अब यहाँ पे अगर हम लोग अपनी इक्वेशन को जरा गौर से देख लें तो प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे a² की वैल्यू दी हुई है 1 और b² की वैल्यू दी हुई है 4। इनको जरा रखते हैं। फाइनली मेरे पास एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ जाएंगी प्लस माइनस a² 1 था तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b² 4 था तो उसकी वैल्यू आ गई 2, यानी y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 इंटू x। दिस इज द डिजायर्ड और द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि e इज ग्रेटर देन 1 यानी सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, व्हिच कॉनिक इज दिस? हाइपरबोला बेसिकली एक ऐसा कॉनिक होता है जिसमें सेंट्रिसिटी जो होती है
वो हमेशा प्यारे बच्चों 1 से बड़ी आती है हमारे पास। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट दी हाइपरबोला। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद द फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -c,0, यानी c आ जाएगा 3। मुझे एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स में मालूम करनी है, फोकस बेसिकली मुझे दिया हुआ है -3,0, यानी मेरा फोकस आ जाएगा c की वैल्यू +3। कह रहे कि डिस्टेंस बिटवीन माइनर एंड फोकस इज इक्वल। बच्चों ये बहुत ही जरूरी बात इसने की है, इसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द माइनर एक्सिस एंड द फोकस इज इक्वल। अगर डिस्टेंस बिटवीन माइनर एक्सिस एंड फोकस बराबर है तो डेफिनेटली इट मींस दैट कि c की वैल्यू b के बराबर आएगी। अगर c मेरा 3 आ रहा है तो डेफिनेटली b मेरा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, b भी मेरा 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर अपने पास इक्वेशन को यूटिलाइज करूँ रिलेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ से फाइनली बड़े मजे से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर बी स्क्वायर इधर नेगेटिव हो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मजे की बात बी और सी दोनों बराबर है, दोनों 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 दैट मेक्स इट 18। तो फाइनली प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे क्या बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, मेरे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली डायरेक्टली मेरे पास 18 आ रही है। तो अगर अब मैं अपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फाइनली मेरे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड और द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जबकि फोकस दिया गया था और ये कहा गया था कि माइनर और फोकस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। चलिए जी बाकी के अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं जरा। यहाँ पे इस सवाल में मुझे कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट दी हाइपरबोला व्हेन, यानी कह रहे हैं कि ये जो दी हुई इक्वेशन है ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी। देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले जो कुछ देर पहले एक सवाल हमारा गुजरा था वहां पे मैंने आपको तमाम कॉनिक्स की इक्वेशंस के लिए कंडीशंस बताई थी। मैंने ये कहा था कि हाइपरबोला के लिए भी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कि 2 वेरिएबल्स होंगे, दोनों स्क्वायर्ड वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक का कोफिशिएंट ए और एक का बी है। लेकिन तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि ऑल्टरनेटिव साइंस, यानी साइंस अपोजिट होंगे। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, यानी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो बी वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, या फिर बी वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। यानी अगर एक कोफिशिएंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 0 होगा। यानी कोफिशिएंट बेसिकली एक का पॉजिटिव होना चाहिए और एक का नेगेटिव, ताकि जब उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर 0 से छोटा है। इस आखिरी सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक अदर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज़ टू द पावर 2021। बच्चों हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है जैसे 2 0 0 और 3, और बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर n पावर लेनी है, यानी मैट्रिक्स ए है तो मुझे कह रहा है कि ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर n पावर लो, तो हम क्या करेंगे कि उस पावर को एज इट इज डायगोनल एलिमेंट्स पे लिख देंगे। अब यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 2021 कह रहा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि a रेज़ टू द पावर 2021 बराबर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2021 0 0 3 रेज़ टू द पावर 2021 के। सो दैट इज एक्चुअली द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।